नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर है ये। उत्तर प्रदेश की जितनी भी सरकारी वेबसाइट है, प्लस जितने भी लेटेस्ट एक्ट हैं, लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑथेंटिक साइट्स हैं, जहां से जितनी भी उत्तर प्रदेश की न्यूज होती है, उन सबको छांट के लाया गया है ये करंट अफेयर। तो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर का पापा वीडियो है ये। इसको आप जरूर देखिए। जो लोग भी उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी आयोग के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की, पीसीएस की, बीओ की, लेक्चरर की, जीआईसी की, जितने भी वैकेंसी निकलती है यूपीपीएससी की, जहां जीएस और करंट अफेयर आता है, उन सबके लिए जरूरी है ये वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स में जहां जहां उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जाने की संभावना रहती है, उन सबके लिए जरूरी है ये वीडियो। और अगर आप जो है उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं तो यूपी के सारे एग्जाम्स में, यूपीपीएससी के आरओ में हो गया, पीसीएस में हो गया, बीओ में हो गया, और भी जितने एग्जाम्स हैं जहां जीएस और करंट आती है, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स पर रिलाई कर सकते हैं, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो भैया ये उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड पापा वीडियो है ये। इसको देखिए पूरा। वीडियो के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। पिछले 8 साल से इसको फॉलो करने वाला, स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पीडीएफ पेड ही रहेंगी इनकी, मंथली बाइलिंगुअल यूपी करंट की, बिहार करंट की, टोटल करंट की पीडीएफ आप हमारे ऐप में पा सकते हैं। पापा पीडीएफ वाला फोल्डर में आप जो है सर्च करके, बाई करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाले वीडियो में पिछले 3 महीने का यूपी का, उत्तर प्रदेश का जितना करंट अफेयर सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है, सिर्फ उतना ही लिया गया है। नवंबर मंथ 2024 का उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर आपके सामने प्रस्तुत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम के द्वारा। टेलीग्राम में और हमारे दोनों ऐप्स पर ये कोर्सेज चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन गिवन नंबर पर बात कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से। अपकमिंग बैच हमारा बहुप्रतीक्षित यूपीएसआई का बैच है। कंप्लीट प्रिपरेशन इसमें कराई जाएगी। जूनियर असिस्टेंट के लिए हमने अपने ऐप पर बैच लॉन्च कर दिया। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऐप्स को जरूर डाउनलोड करके रखिएगा, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। सबसे पहला एग्रीमेंट सेक्शन है। एग्रीमेंट हुआ है आईआईटी कानपुर और जाइनेटिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के साथ। इन दोनों के बीच समझौता हुआ है इस आशय के लिए कि उत्तर प्रदेश में स्मार्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है डेवलप किए जाने हैं। आप देख रहे होंगे सड़कों पर, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे टू व्हीलर्स हो चाहे फोर व्हीलर्स हो। और जिन लोगों के पास अपना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपने घर पर अवेलेबल है वो तो ठीक है, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि चार्जिंग स्टेशन जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं। अभी तो बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ चार्जिंग स्टेशन हैं, वो भी ज़्यादातर काम नहीं करते हैं सिटीज़ में। और जो नॉन मेट्रो सिटीज़ हैं, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ हैं, वहाँ पर तो चार्जिंग स्टेशन जैसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध ही नहीं है। तो इसको लेकर के यहाँ पर रिसर्च के लिए समझौता किया है किस तरीके से स्मार्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन डेवलप किए जा सके। एग्रीमेंट यहाँ पर स्टार्टअप एक अब्यूम टेक्नोलॉजी नामक है स्टार्टअप, उसके और इसरो के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है। जो अब्यूम नामक स्टार्टअप है, अब्यूम टेक्नोलॉजी, ये गोरखपुर बेस्ड है, इस वजह से हमने इसको उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर नवंबर में शामिल किया है। इसरो के साथ इन्होंने समझौता किया है टू मेक रीयूजेबल रॉकेट्स डेवलप करने के लिए ये समझौता किया गया है अब्यूम स्टार्टअप टेक्नोलॉजी नामक कंपनी और कह सकते हैं इसरो के बीच। इस एक्सपेरिमेंट के लिए रीयूजेबल रॉकेट्स के लिए 1/2 एकड़ कैंपस बिट्स प्लानी हैदराबाद में इन्होंने एक्वायर किया है स्टार्टअप ने, जहाँ पर ये अपनी रिसर्च करेंगे। जैनुल आबदीन ये फाउंडर है अब्यूम टेक्नोलॉजी के। ये कहाँ से हैं? कुशीनगर को बिलोंग करते हैं। अब अपॉइंटमेंट सेक्शन में विवेक रामास्वामी, डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी सरकार में मंत्री पद इनको दिया गया है। विवेक रामास्वामी वैसे तो केरल से हैं। अब आपको लग रहा होगा हमने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में इस न्यूज़ को क्यों शामिल किया है, क्योंकि जो विवेक रामास्वामी की वाइफ हैं, उनके जो रूट्स हैं वो कानपुर में स्थित है। वो कानपुर उत्तर प्रदेश से उनका संबंध है। ठीक है, विवेक रामास्वामी की वाइफ का। अब अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे आ जाते हैं। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए सुरभि सिंह को चुना गया है। बिजनौर से हैं, इनको 3rd प्राइज मिला था बेस्ट डेयरी फार्मर रेयरिंग इंडिजिनस काउ बफेलो ब्रीड्स की कैटेगरी में। 3 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है, तो इन्हें मिला है बेस्ट डेयरी फार्मर रियरिंग इंडिजिनस काउ बफेलो, यानी कि स्वदेशी गाय भैंस नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान की कैटेगरी में गोपाल रत्न पुरस्कार।
स्कीम्स कैंपेन इनिशिएटिव में संस्कृत छात्रवृत्ति योजना अनाउंस की गई थी 27 अक्टूबर 2024 को योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रदेश के संस्कृत विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई थी। आपको पता है संस्कृत काफ़ी कम लोग अब अडॉप्ट करते हैं पढ़ने के लिए। एक तो कठिन बहुत है, प्लस जो जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के उसमें ज़्यादा प्रचलित भी नहीं है, और इसको पढ़ने से ज़्यादातर जॉब्स में आपको मदद नहीं मिलती है। सो इस वजह से सरकार ने संस्कृत एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। इसके बाद आ जाते हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर पर। 61वां ईरानी क्रिकेट कप 2024-25 वाला, इसका आयोजन किया गया था इकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। इसमें विजेता रहे थे मुंबई। मुंबई की टीम रही थी जिसके कप्तान अजिंक्य रहाणे हैं। शेष भारत इसमें उपविजेता रहा था। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, सैयद मोदी टूर्नामेंट ये लखनऊ में होता है हमेशा। पीवी सिंधु ने चीन की वू लुओ यू को हराकर महिला एकल में खिताब जीत लिया है। पिछली साल सिंधु हार गई थी, लेकिन इस साल सैयद मोदी इंटरनेशनल जीत लिया है पीवी सिंधु ने चीन की वू लुओ यू को हरा करके महिला एकल का खिताब जीता है, और पीवी सिंधु ने तीसरी बार जो है सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता है। इसका आयोजन हर साल लखनऊ में होता है। श्री धनपाल राय सचदेवा मेमोरियल चेस फेस्टिवल, इसका आयोजन हुआ था आगरा में। ठीक। इसके बाद पेरिस पैरालंपिक, अगस्त 2024 में पेरिस पैरालंपिक में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर नगर की प्रीति पाल ने 200 मीटर की दौड़ में T35 में कांस्य पदक जीता था। और प्रीति पैरा खेलों में भारत के लिए ट्रैक एंड फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली धावक हैं। आगे बढ़ते हैं, डिफेंस सेक्शन पे आ जाते हैं। भारतीय वायुसेना का C295 फुल मोशन सिमुलेटर सुविधा का उद्घाटन आगरा में किया गया था। ये बेसिकली पायलट्स के प्रशिक्षण के लिए काम आएगा ये सिमुलेटर। इसमें पायलट जाकर के ऐसा महसूस कर सकते हैं कि वो एक्चुअली हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। ठीक है? अगर एक्चुअल हेलीकॉप्टर सिखाएंगे तो काफ़ी सारा ईंधन भी बर्बाद होता है। ठीक है? काफ़ी सारे रिसोर्सेज लगते हैं, लेकिन जब सिमुलेटर फैसिलिटी बन जाती है तो उसमें कई सारे पायलट्स को कम कॉस्ट पर और कम समय खर्च करके ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो ये सिमुलेटर कहाँ पे लगाया गया है आगरा में। तो इस सिमुलेटर में C295 उड़ाने वाले पायलट्सों को प्रशिक्षण इसमें दिया जा सकता है। आगे है सशस्त्र सैन्य समारोह, आर्म्ड फोर्सेस सेरेमनी, इसका आयोजन हुआ था लखनऊ में 3 से 5 सितंबर के बीच लखनऊ छावनी में इसका आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में किया गया था। आगे समिट सेक्शन पे आ जाएंगे। समिट सेक्शन में इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन वायरलेस पर्सनल मल्टीमीडिया कम्युनिकेशंस, ये कहाँ पे हुआ था? ग्रेटर नोएडा में। शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में वायरलेस पर्सनल मल्टीमीडिया कम्युनिकेशंस के पर जो 27वां अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन ये किया गया था। इसमें वेन्यू और यूनिवर्सिटी का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, शारदा यूनिवर्सिटी कैंपस में आयोजन किया गया था। आगे 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस, इसका आयोजन किया गया था वाराणसी में 28 नवंबर को। आगे है द्वितीय पंचायत सम्मेलन। द्वितीय पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया था पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा आगरा में। ठीक है? आगरा स्थित ताज होटल और कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया गया था। पहला सम्मेलन हैदराबाद में आयोजित किया गया था, दूसरा सम्मेलन आगरा में हुआ था। इसमें अध्यक्षता किसने की थी? पशुपालन और डेयरी और मत्स्य पालन और पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने। इसका जो थीम था, पंचायत सम्मेलन ऑन ईज ऑफ लिविंग एनहांसिंग सर्विस डिलीवरी एट ग्रास रूट्स। 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, ये दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश को पार्टनर स्टेट्स इस बार घोषित किया गया था, तो ये ध्यान रख सकते हैं आप। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024 वाले आ चुके हैं। सर्वाधिक मांस उत्पादन करने के मामले में उत्तर प्रदेश अब सेकंड नंबर पर है, और दूध उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश जो है फिर से फर्स्ट पर आ गया है राजस्थान को पछाड़ते हुए। और अंडा उत्पादन में जो है टॉप 3 में नहीं है उत्तर प्रदेश, और ऊन उत्पादन में भी नहीं है टॉप 3 में। ऊन उत्पादन में टॉप 3 में राजस्थान है, अंडा उत्पादन में हमेशा की तरह आंध्र प्रदेश है। आगे है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कानपुर यूनिवर्सिटी ने अभी जगह बनाई है। इनको 801 से 850 की रैंकिंग में स्थान मिला है, बस ये ध्यान रखिएगा। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग वैसे हम लोग नहीं देखते हैं, जब हम नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर पढ़ते हैं। अगर किसी स्टेट की यूनिवर्सिटी को उसमें जगह दी जाती है तो मैं उसमें बताता हूँ आपको। तो ये था इसमें। अब आ जाएंगे हम लोग MCQ सेक्शन पे। MCQ सेक्शन में सबसे पहला MCQ है, नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया था कौन कौन से मेजर्स लिए जाने कुंभ मेला को देखते हुए। उन्नत सुरक्षा उपाय, सांस्कृतिक प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी, बुनियादी संरचनागत विकास किया जाएगा, ये भी सही है। पर्यावरण अनुकूल इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, तो चारों ही यहाँ पे सही है। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, डी।
आपको पता है कुंभ मेला जो है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में आता है यूनेस्को में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कह सकते हैं इवेंट्स होंगे कुंभ से एसोसिएटेड, वो आगे हम करंट अफेयर में अपडेट करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के द्वारा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है कितने ट्री काटे हैं 3 डिस्ट्रिक्ट में? 17,600 ट्रीज काटे हैं कांवड़ यात्रा रूट बनाने के लिए। तो जो 3 जिले हैं जिसमें 17,600 पेड़ काटे गए, उनमें से कौन से शामिल नहीं है? हापुड़ में पेड़ नहीं काटे गए हैं। पेड़ कहाँ पे काटे गए हैं? गाज़ियाबाद, मेरठ और मुज़फ्फरनगर में। ये कांवड़ यात्रा का रूट बनाने के लिए 111 किलोमीटर लंबा जो कह सकते हैं कांवड़ यात्रा कॉरिडोर या रूट बनाया गया है, उसमें उसमें पड़ने वाले 17,600 पेड़ काटे गए हैं। ये यहाँ पे सही है। तो ये कांवड़ यात्रा मार्ग गाज़ियाबाद, मेरठ, मुज़फ्फरनगर से होकर के गुजरेगा। नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में पुरातात्विक उत्खनन का उद्घाटन किसने किया था? बुद्ध के 8वें अवशेष के साक्ष्य को उजागर करने के लिए प्रोजेक्ट अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई ने शुरू किया है। इसको जो है इनॉग्रेट किया था पंकज चौधरी ने। ऑप्शन नंबर डी, पंकज चौधरी ने। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड ये चर्चा में था, मार्च में भी चर्चा में था जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को पार्शली अपहेल्ड कर दिया, यानी कि इसके कुछ प्रोविजन जो है संवैधानिक घोषित किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, जो एक्ट आया था ये कब आया था? 2004 में आया था मदरसों को रेगुलेट करने के लिए। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। तो मदरसा एक्ट कब आया था? 2004 में। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने निर्णय में कहा है कि मदरसा एक्ट जो है विद इन लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के अंतर्गत आता है, क्योंकि एंट्री 25 जो है लिस्ट नंबर 3 में कंकरेंट लिस्ट में, उसके अनुसार जो अधिनियम ड्राफ्ट किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, वो इसके लिए कह सकते हैं कम्पिटिटिव है, या मतलब कह सकते हैं ये अधिनियम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की विधानमंडल के पास विधायी क्षमता थी। आगे हम लोग बढ़ेंगे। हाल ही में खबरों में रहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू के बारे में कौन सा कथन गलत है? नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने माइनॉरिटी स्टेटस जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ग्रांट कर दिया है, ये सही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया गया था 1875 में। ठीक है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से। फिर बाद में पार्लियामेंट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 1981 के तहत इसको माइनॉरिटी स्टेटस दिया था, माइनॉरिटी स्टेटस। लेकिन सुप्रीम इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर 2006 में माइनॉरिटी स्टेटस को रद्द कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही निर्णय पलटते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का स्टेटस दे दिया है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में, सुप्रीम कोर्ट ने जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा देने से मना कर दिया था। वो केस कौन सा था? एस अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऑलरेडी ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इस वजह से माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिया जा सकता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर है इसमें इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव इनकरेक्ट। हाल ही में खबरों में रही शाही जामा मस्जिद के बारे में कौन सा कथन सही है? नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित 16वीं सदी की मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए एक स्थानीय अदालत ने आदेश जारी कर दिया है कि वहां पर एक सर्वे किया जा सकता है, क्योंकि पिटीशन में कहा गया है कि संभल में जो शाही जामा मस्जिद बनी हुई है बाबर के समय की, वहां पर पहले एक हरिहर टेम्पल हुआ करता था, इसको मॉस्क में कन्वर्ट किया गया था। ठीक, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, बोथ 1 and 2 करेक्ट। सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के संबंध में कुछ नियम बनाए हैं। उसके संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है। तो इसमें दिया हुआ है कि द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन द स्टेट विल बी सिलेक्टेड बाय अ कमिटी कंसिडरिंग द सर्विस रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस एंड रिमेनिंग टेन्योर ऑफ द ऑफिसर। ये सही है कि कोई एक्सपीरियंस ऑफिसर है, उसके सर्विस रिकॉर्ड वगैरह को देखते हुए उसको डीजीपी बनाया जा सकता है। और सेकंड कंडीशन ये कही गई कि किसी ऐसे व्यक्ति को डीजीपी बनाया जाएगा जिसकी सर्विस के कम से कम 3 महीने बचे हों। ये गलत है, सर्विस जिसकी कम से कम 6 महीने बची है उसी को डीजीपी बनाया जा सकता है, ये नियम है। और आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड द टेन्योर ऑफ डीजीपी विल बी मिनिमम ऑफ 2 ईयर्स। ये भी सही है, तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा बी। नए नियम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में डीजीपी उसी व्यक्ति को बनाया जा सकता है जो सर्विस में हो और उसकी सर्विस के कम से कम 6 माह बचे हों। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग घाट्स हैव बीन रिनेम्ड एज चंद्रशेखर आजाद घाट बिफोर महाकुंभ 2025 इन प्रयागराज उत्तर प्रदेश? वाराणसी की किस घाट को चंद्रशेखर आजाद घाट अब कहा जाएगा? रसूलाबाद घाट को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, रसूलाबाद घाट का नाम बदला गया है अब। आगे बढ़ेंगे। इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज्ड 2 day साइबर सिक्योरिटी वर्कशॉप?
2 दिवसीय साइबर सिक्योरिटी कार्यशाला का आयोजन कहाँ पे किया गया था? राजधानी में किया गया था, लखनऊ में। 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जो है ये किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका आयोजन किया था लखनऊ में। भी यहाँ पे सही है और कार्यक्रम की डिटेल यहाँ पे गिवन है, आप पढ़ सकते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ के कुकरैल नाइट सफारी पार्क में शुरू की जाएगी? तो ये 2026 तक बन करके तैयार होगी भारत की पहली नाइट सफारी, लखनऊ में बनेगी कुकरैल फॉरेस्ट एरिया में। आगे प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक? वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक ये सेलिब्रेट किया गया था 14 से 20 नवंबर तक। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि जो डेट है 18 से 24 नवंबर तक है। 18 से 24 नवंबर ये सही है। उसके बाद ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक इन नवंबर 2024 अवेयरनेस प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय बीएचयू। एक अवेयरनेस प्रोग्राम बीएचयू ने ऑर्गेनाइज किया था। इसमें एमबीबीएस डॉक्टर्स और जो स्टूडेंट्स हैं उनको करेक्ट यूज बताया गया था और इंपॉर्टेंस एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का। तो 2-3 यहाँ पे सही स्टेटमेंट है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसमें आंसर सी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर होगा केवल 2 और 3, ओनली 2 एंड 3। सी यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। वेयर डिड उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी अनवेल द स्टैचू ऑफ कीर्ति चक्र अवॉर्डी मार्टियर कैप्टन अंशुमान सिंह? अंशुमान सिंह की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया था? कीर्ति चक्र शहीद अंशुमन सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल ऑपरेट निषाद राज क्रूजेस मैनेज्ड बाय इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर महाकुंभ 2025। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महाकुंभ 2025 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित निषाद राज क्रूज का संचालन किया जाएगा। सही है, ये सही कथन है। अगला है, प्रधानमंत्री जी जो है महाकुंभ को विजिट करेंगे 13 दिसंबर 2024 को। ये सही है। प्राइम मिनिस्टर विल अनवेल स्टैचूज ऑफ लॉर्ड रामा एंड निषाद राज एट श्रृंगवेरपुर धाम बिफोर बोर्डिंग द निषाद राज क्रूज फॉर द जर्नी फ्रॉम अराइल इन प्रयागराज टू संगम। ठीक है, अराइल से संगम तक की यात्रा के लिए निषाद राज क्रूज पर सवार होने से पहले श्रृंगवेरपुर धाम में भगवान राम और निषाद राज की मूर्तियां का अनावरण करेंगे। ये भी सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। इनमें से कहां पर अत्याधुनिक फॉरेंसिक साइंस लैब का निर्माण किया जा रहा है? अत्याधुनिक फॉरेंसिक साइंस लैब बनेगी लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। ये ध्यान रखिएगा, इसको 2023 में सेटअप किया गया था। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। योगी सरकार द्वारा प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को जनपद और शहर स्तर पर चिन्हित करके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया जाना है। ये सही। इसके बाद है कि इस स्कीम का एम है कि न सिर्फ स्ट्रीट वेंडर्स को एम्पावर किया जाएगा बल्कि समाज में उनके योगदान को भी मान्यता दी जाएगी। ये सही है। इस पहल के लिए 18 नवंबर से 2 दिसंबर तक स्वनिधि भी स्वाभिमान भी पखवाड़ा आयोजित किया गया था। ये सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। डी यहाँ पे सही कथन है। आगे है, इन विच, अच्छा एक कमेंट सेक्शन में आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की लॉन्च डेट क्या है? लॉन्च डेट हमें नहीं भूलना चाहिए क्योंकि योजना बहुत पहले आ जाती है, उसके संबंध में अपडेट आते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में कई बार लॉन्च डेट ही पूछ लेते हैं। इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज स्टेट्स फर्स्ट डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस वॉज लॉन्च ऑन नवंबर 10, 2024। तो डबल डेकर बस उत्तर प्रदेश राज्य की पहले ये शुरू की गई थी इलेक्ट्रिक वाली लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में। डी यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? आईआईटी कानपुर ने देश का पहला पोर्टेबल डिवाइस डेवलप किया है जिससे HbA1c टेस्ट किया जा सकता है। HbA1c टेस्ट बेसिकली आपको एवरेज ब्लड शुगर लेवल देता है। पिछले 2-3 महीने में जो आपका रहा वो बेसिकली डायबिटीज को जो है टेस्ट करने के लिए काम आता है। डायबिटीज टाइप 2 या डायबिटीज मेलिटस हम लोग कह सकते हैं। इसकी टेस्टिंग में या फिर इसको डिटेक्ट करने में ये टेस्ट काम में आता है। ये है आपका जो है HbA1c का टेस्ट के लिए पोर्टेबल डिवाइस किसने डेवलप किया? आईआईटी कानपुर ने। ये सही कथन है। अगला है कि एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी एनजीटी के द्वारा नवंबर 2024 में कि वाटर क्वालिटी गंगा रिवर की लगातार गिर रही है क्योंकि अभी भी जो सीवेज वाटर जो है गंगा में रिलीज किया जा रहा है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। आंसर सही हो जाएगा बी, 1 एंड 2 बोथ करेक्ट। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना जो है ये कब की गई थी? आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। ये आ चुका है एग्जाम में।
इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में एक बियर सेंचुरी यानी भालू के लिए अभयारण्य जो है निर्माण किया जा रहा है? तो भालू के लिए अभयारण्य बन रहा है सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। एक बियर सेंचुरी यहाँ पर बनेगी सोनभद्र में, बी। आगे है सही कथन या फिर कथनों का चयन करना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी कानपुर ने जो डेवलप किया है अनडिटेक्टेबल मेटा मटेरियल सरफेस क्लोकिंग सिस्टम, जिसमें जो है स्टील्थ टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। स्टील्थ टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जिसमें हम अपने वाहन जैसे कि युद्धक टैंक वगैरह, हमारे ड्रोन वगैरह या फिर हमारे सैनिकों के हथियार वगैरह छुपा सकेंगे इस मटेरियल से, तो ये सही है। अनडिटेक्टेबल मेटा मटेरियल जो डेवलप किया है आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स ने, इससे एक ऐसा हम कपड़ा बना सकते हैं जिससे हम पूरी टैंक को छुपा देंगे और वो दुश्मन के रडार भी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि नारी अदालत जो है एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 10 एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट्स में जो है डेवलप की जानी है। ये स्टेटमेंट वैसे गलत है। इसमें गलत क्या है कि जो नारी अदालत सेटअप तो की जाएंगी लेकिन 8 आकांक्षी जिलों में, 8 आकांक्षी जिलों में, ना कि 10 आकांक्षी जिलों में, ये ध्यान रखिएगा। 8 आकांक्षी जिलों में नई नारी अदालत जो है सेटअप की जानी है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ओनली 1, ए यहाँ पे सही होगा। कहाँ-कहाँ पे सेटअप की जाएगी नारी अदालत? बलरामपुर में, बहराइच में, श्रावस्ती में, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र में। अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में इंडसइंड बैंक ने कोलैबोरेट किया यूनिसेफ के साथ, जिससे एक क्लाइमेट रिजिलेंस यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। क्लाइमेट रिजिलेंस यानी कि जलवायु तन्यकता को मजबूत करना चाहते हैं पूरे देश भर के 5 जिलों में। इन 5 जिलों में से उत्तर प्रदेश के किस जिले को इन्होंने प्रोग्राम में शामिल किया है, ये बताना है। देश भर के 5 जिले इंडसइंड बैंक और यूनिसेफ ने जो चुने हैं, उनमें बहराइच शामिल है उत्तर प्रदेश से, बी। ये ध्यान रखिएगा, बहराइच। और कौन-कौन से जिले शामिल हैं? जैसे धाराशिव महाराष्ट्र से, बिहार से बेगूसराय, विरुधनगर तमिलनाडु से, बारन नामक शहर ये राजस्थान से, बहराइच उत्तर प्रदेश से। अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पहला स्टेटमेंट है कि सोलर पार्क्स उत्तर प्रदेश जो सरकार जो है डेवलप करेगी बुंदेलखंड रीजन में। बुंदेलखंड रीजन को सोलर एनर्जी का हब के रूप में डेवलप करना चाहती है, ये सही। अगला है कि लार्जेस्ट सोलर पार्क जो है डेवलप किया जा रहा है 9,000 एकड़ की भूमि पर, झांसी, ललितपुर और चित्रकूट में जो है 9,000 एकड़ की जगह पर सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है डेवलप किया जाएगा, ये सही। और 2,000 मेगावाट का सोलर प्लांट भी इंस्टॉल किया जाएगा, ये भी सही। और 4700 मिलियन यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी हर साल बनाई जा सकेगी। तो सभी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं, डी यहाँ पे सही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग इसमें। इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेबिलिटी कैंपेन रनिंग फ्रॉम 1 जून टू जुलाई 21, 2024 टू प्रमोट फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, उत्तर प्रदेश के किस जिले ने महिला नसबंदी को लेकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में मतलब देश में पहला स्थान हासिल किया? मतलब प्रदेश में पहला स्थान किस जिले ने हासिल किया है महिला नसबंदी के मामले में? विश्व जनसंख्या स्थिरता अभियान जो चलाया गया था उसमें महिला नसबंदी का टारगेट किसने अचीव किया है? वाराणसी को महिला नसबंदी में पहला स्थान मिला है और पुरुष नसबंदी में दूसरा स्थान मिला है, तो ए वाराणसी यहाँ पर करेक्ट है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ के बारे में गलत कथन का चयन करना है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की सालगिरह जो है 11 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। राम मंदिर ट्रस्ट ने वर्ष 2025 में प्राण प्रतिष्ठा की सालगिरह को प्रतिष्ठा द्वादशी के नाम से मनाने का निर्णय लिया है, ये सही है। इसके बाद है कि रामलला का कंसेक्रेशन जो है राम मंदिर में हुआ था 22 जनवरी को इस साल, ये सही है, 22 जनवरी को हुआ था। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव करेक्ट, डी। तो ये ध्यान रखिएगा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भले ही 22 जनवरी को हुई थी 2024 में, लेकिन पहली वर्षगांठ इसकी 2025 में मनाई जाएगी 11 जनवरी को, क्योंकि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हम लोग चलते हैं, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नहीं इसमें चलेंगे। मतलब इस पर्टिकुलर इवेंट पर राम मंदिर ट्रस्ट ने ये कहा है कि 11 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नहीं। आगे है, व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेटेड इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश में और भारत भर में चंद्रयान 3 मिशन की सक्सेसफुल लैंडिंग के अवसर पर हर साल 23 अगस्त को जो है ये मनाया जाएगा नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, बी यहाँ पे सही है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? रिसर्चर्स एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BHU have developed a diagnostic tool to address the challenges of chronic kidney disease. IIT-BHU के शोधार्थियों ने क्रोनिक किडनी डिसीज को की चुनौतियों से निपटने के लिए एक डायग्नोस्टिक टूल विकसित किया है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी की रिपोर्ट के अनुसार CKD यानी कि क्रोनिक किडनी डिसीज जो है 2024 तक मृत्यु की
पांचवी सबसे बड़ी बीमारी या फिर पांचवा सबसे बड़ा कारण जो है बनकर उभरेगी। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। प्रोफेसर प्रांजल चंद्रा जो स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग से हैं, इन्हें गांधी यंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया था उनके इस इन्वेंशन के लिए, क्योंकि इन्होंने ये जो है क्रोनिक किडनी डिसीज के लिए डायग्नोस्टिक टूल डेवलप किया था। प्रोफेसर प्रांजल चंद्रा ने, इनको अवार्ड मिला है गांधी यंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। सारे कथन यहाँ पे सही है, डी यहाँ पे सही है। विच सिटी डिड चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी लॉन्च अ मेगा एम्प्लॉयमेंट एंड लोन फेयर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहां पर वृहद रोजगार और ऋण मेला का शुभारंभ किया था, जिसके दौरान 5,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र और विभिन्न योजनाओं में चयनित पात्रों और एमएसएमई उद्यमियों को 30 करोड़ से अधिक ऋण वितरित किया गया था। रोजगार और ऋण मेला ये लगा था मुजफ्फरनगर में। ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरनगर में। आगे क्वेश्चन है खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन या कथन है। मिनी रत्न उद्यम टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की इकाई 1 को राष्ट्रीय ग्रिड से सफलतापूर्वक जोड़ दिया है। और ये थर्मल प्लांट कहाँ पे है? खुर्जा में है, उत्तर प्रदेश में। कैपेसिटी इसकी 1320 मेगावाट है। ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। सी, उत्तर प्रदेश सरकार ने कथित तौर पर $4 बिलियन के निवेश से राज्य के 5 शहरों में वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इसमें शामिल नहीं है? ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब बनाने के लिए 5 सिटी में जो है इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इनमें से कौन सा वो सिटी नहीं है? तो 5 शहरों में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में। इसमें आगरा शामिल नहीं है। आगरा में ये टेक्नोलॉजी हब बनाने का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। आगे क्वेश्चन है रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें फाइंड करना है। योगी आदित्यनाथ जी ने इनॉग्रेट किया था 3-day सेलिब्रेशन इन मथुरा ऑन द 251st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। 5291 जन्मोत्सव पर मथुरा में 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था और कई सारी योजनाओं परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। उत्तर प्रदेश मेट्रो नेटवर्क वाले 7 शहर होंगे, जिसमें लखनऊ, कानपुर, आगरा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ शामिल है। इसका भी आंसर डी होगा। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, गलत कोई नहीं है। आंसर होगा इसमें डी। आगे क्वेश्चन है अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत किस जिले में राजकीय गर्ल्स कॉलेज की 12वीं में पढ़ने वाली रश्मि कसौंधन को श्रावस्ती में 1 दिन का जिलाधिकारी यानी डीएम बनाया गया था? उनके गृह जिले श्रावस्ती में ही। ए यहाँ पे सही है। प्राची तिवारी जो क्लास 8 की थी, इनको एडीएम बनाया गया था। और रीना तिवारी रीना जो है क्लास 7 की, इनको जो है एसडीएम बनाया गया था। 1 दिन के लिए सांकेतिक तौर पर बच्चों को डीएम, एसडीएम ये सब बनाती रहती है उत्तर प्रदेश सरकार, जिससे जो बच्चे हैं उनमें उत्सुकता जागे कि किस तरीके से अधिकारी वगैरह काम करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एफडीआई नीति 2023 में संशोधन करके न्यूनतम विदेशी निवेश की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? न्यूनतम एफडीआई निवेश की राशि को बढ़ाकर के उत्तर प्रदेश की ने अपनी नई पॉलिसी में 100 करोड़ कर दिया है। बी यहाँ पे सही है, बी। इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? विद्या शक्ति प्रोग्राम के अंतर्गत विद्या शक्ति प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है एलिमेंट्री एजुकेशन जो है रूरल एरियाज में उसको बूस्ट करना। ग्रामीण इलाकों में प्रारंभिक शिक्षा में क्रांति लाने के लिए जो है योजना चलाई गई है विद्या शक्ति प्रोग्राम। और साइंस और इंग्लिश सब्जेक्ट जो इसके अंतर्गत क्लास 3 और 4 और 5 के ऑनलाइन पढ़ा जाएंगे 104 प्राइमरी स्कूल्स में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में। ये भी सही है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के कुंभ 2025 के चलते महाकुंभ मेले को राज्य का 76वां जनपद महाकुंभ मेला जनपद घोषित किया था। मतलब एक नया जनपद टेम्पररी तौर पर यहाँ पर बना दिया गया है। 4 महीनों के लिए जो है 76 जिले उत्तर प्रदेश में होंगे। कुंभ को देखते हुए जो नया जनपद बनाया गया है, इसको कुंभ मेला कहा जाएगा। 4 तहसील और 67 गांवों को शामिल करके एक नया जिला जो है बना दिया गया है। इस जिले का क्या नाम होगा? महाकुंभ मेला जनपद। ये कब से कब तक जिला बना रहेगा टेम्परेरी तौर पर? 1 दिसंबर 2024 से मार्च 31 2025 तक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बी। आगे प्रश्न है पूरा महादेव विलेज जो बागपत का है, इसको अभी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से जो टूरिज्म अवार्ड दिए जाते हैं, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से हेरिटेज कैटेगरी में जो है बेस्ट टूरिस्ट विलेज का दर्जा दिया गया है। बेस्ट टूरिस्ट विलेज का दर्जा हेरिटेज कैटेगरी में दिया गया है। उत्तर प्रदेश के किन जिलों को आईटी सिटी बनाया जाएगा? अभी हमने डिस्कस किया, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, इन सबको आईटी सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। ये सही है।
हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट, सी यहाँ पे सही है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश जो है लीडिंग स्टेट स्टेट के रूप में इमर्ज हुआ है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत जो मोदी जी ने लॉन्च किया था, उसमें जो है अग्रणी राज्य बन करके रूप में उभरा है। एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन के अंतर्गत 5 डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश के हैं, बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में अव्वल आए हैं। इसके इम्प्लीमेंटेशन में लखीमपुर खीरी, एटा, सहारनपुर, मेरठ, बुलंदशहर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी, 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, सी। आगे प्रश्न है, पीएम सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम के अंतर्गत कितना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा हर विलेज को एक मॉडल सोलर विलेज यानी मॉडल सौर गांव के रूप में विकसित करने के लिए? तो प्रत्येक विलेज पर 1 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे दिसंबर मंथ 2024 का। आप सभी लोग थोड़ा सा निराश रहे होंगे कि इतना करंट अफेयर आपने तैयार किया यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, जबकि उससे ज्यादा कोई खास क्वेश्चन आया नहीं। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है कि आरओ के एग्जाम में या फिर अन्य यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में भी नहीं आएगा। आरओ के एग्जाम में ऐसा हो सकता है भरमार देखने को मिल जाए यूपी स्टैटिक और यूपी करंट अफेयर के सवालों की। इस वजह से सभी को एक जैसा ना तौलते हुए करंट अफेयर की यूपी स्पेशल की तैयारी आप जारी रखिएगा सभी लोग। सबसे पहले एग्रीमेंट सेक्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार और मणिपुर सरकार के बीच हुआ है और लखनऊ में हस्ताक्षर किए गए थे दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच। एग्रीमेंट हुआ है एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम कई बार मैं आपको बता चुका हूँ करंट अफेयर पढ़ाते समय। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम जो है 30 अक्टूबर 2015 को शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य था राज्यों के बीच जो सामाजिक समरसता है उसको बनाए रखना। अ, कई सारे राज्य आपस में अपनी कल्चरल और सोशियो पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस को साझा करेंगे और एक दूसरे के निर्माण में हेल्प करेंगे और यूनिटी इन बायोडाइवर्सिटी की भावना को आगे बढ़ाएंगे। सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय जो हुआ करता था उसने शुरू किया था 31 अक्टूबर 2015 को। इसके तहत स्टेट्स की पार्टनरशिप यहाँ पे बनाई जाती थी। स्टेट्स के पेयर यहाँ पे बनाए गए थे और ये पेयर जो है कई बार मैं आपको बता भी चुका हूँ कि आपको एटलीस्ट अपने राज्य का जो पेयर है एक भारत श्रेष्ठ भारत में वो याद रखना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश के साथ किस स्टेट को पेयर किया गया है? उत्तर प्रदेश के साथ पेयर किया गया अरुणाचल प्रदेश और मेघालय को, और फिर बाद में मणिपुर को भी इसमें कर दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश मेघालय से हम समझौता कर चुके हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए। अब मणिपुर के साथ भी उत्तर प्रदेश अपने जो है ज्ञान परंपरा और कल्चर वगैरह को साझा करेगा और इसलिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो मणिपुर जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत पार्टनर स्टेट नहीं है उत्तर प्रदेश का। कौन से स्टेट है हमने आपको बताया, लेकिन फिर भी ये पार्टनरशिप हुई है एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत। अवार्ड्स एंड ऑनर्स देखेंगे, 34वां व्यास सम्मान सूर्यबाला को मिल चुका है। हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका सूर्यबाला को व्यास सम्मान मिला है। वाराणसी की रहने वाली है सूर्यबाला को। इनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए प्रदान किया गया है। और 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को मिला था यादें यादें और यादें के लिए। तो ये दोनों आप ध्यान रख सकते हैं। 2023 वाला भी देख लीजिएगा, मान लीजिए पुराना पूछ लें तो। वैश्विक सुरक्षा मान्यता ये बहुत जरूरी है। राम मंदिर अयोध्या की जो बिल्डिंग है या फिर कह सकते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है, इसको ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल की तरफ से रिकॉग्निशन अभी मिला है। अयोध्या के राम मंदिर प्रोजेक्ट को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अभी प्रदान किया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये सांची अग्रवाल को मिला था, उत्तर प्रदेश से हैं। कई सारे बच्चों को देश भर से मिलता है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, इसमें सांची अग्रवाल शामिल है उत्तर प्रदेश से। और जो है कथक, अर्धशास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और जो है संस्कृत श्लोक में उत्कृष्ट प्रदर्शन ये कर चुकी हैं। और क्लासिकल डांस में भी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में कई सारे पुरस्कार होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की पंचायतों को जो पुरस्कार मिले वो हम जरूर देखेंगे। जैसे कार्बन न्यूट्रल स्पेशल पंचायत का पुरस्कार मिला है मिलक अमावती गांव पंचायत मुरादाबाद को, तीसरा स्थान टॉप 3 में ये। बाल हितैषी पंचायत की श्रेणी में भरतौल विलेज जो बरेली में है, भरतौल ग्राम पंचायत, इसको दूसरा स्थान मिला है। तो ये दोनों अवार्ड जरूर ध्यान रख सकते हैं। आगे समिट कॉन्फ्रेंसेस सेक्शन पे डिजिटल इंडिया स्टेट कंसल्टेशन वर्कशॉप इसका आयोजन हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इसका उद्घाटन किया था उत्तर प्रदेश के आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रमुख सचिव श्री अनिल कुमार सागर ने। आगे फिर स्पोर्ट्स करंट अफेयर देख लेते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय चेस मास्टर दिसंबर 2024 में आदर्श त्रिपाठी उत्तर प्रदेश और भारत के नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बन गए चेस में। और आदर्श त्रिपाठी कहाँ के रहने वाले? नोएडा से। इससे पहले उत्तर प्रदेश से कोई चेस मास्टर बने हैं, दिनेश कुमार शर्मा बने हैं और वंतिका अग्रवाल बनी है। चेस में इंटरनेशनल मास्टर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करने वाली। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 4 से 18 नवंबर तक हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन जो है ये मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था।
उपविजेता इस पे रहा था हॉकी हरियाणा, विजेता रहा था ओडिशा हॉकी एसोसिएशन और तृतीय स्थान मिला था हॉकी उत्तर प्रदेश को, हॉकी इंडिया मेन सीनियर चैंपियनशिप में, ये याद रख सकते हैं। थर्ड प्लेस मिली थी हॉकी उत्तर प्रदेश को। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट ये लखनऊ में हर साल आयोजित होता है दिसंबर के आसपास। महिला एकल में विजेता रही थी पीवी सिंधु, इनका थर्ड सैयद मोदी टूर्नामेंट का ये कह सकते हैं खिताब था। उपविजेता लुओ यू वू रही थी, ये हारने वाली। और पुरुष एकल में लक्ष्य सेन विजेता रहे थे पहली बार, उपविजेता जिया हेंग जेसन तेह थे। और महिला युगल वैसे आएगा नहीं, लेकिन एक बार देख लेते हैं। विजेता ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी, और उपविजेता ली जिंगबाओ और ली कियान की जोड़ी। अब आ जाते हैं स्कीम्स पर। तो डिजिटल वॉरियर्स पहल ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने शुरू की थी। साइबर अपराध से निपटने के लिए, फर्जी खबरों से निपटने के लिए डिजिटल वॉरियर इनिशिएटिव ये शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। दिसंबर 2024 में, माफ कीजिएगा, दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस दिवस पर डॉक्टर प्रशांत कुमार को सम्मानित किया था? डॉक्टर प्रशांत कुमार एक हॉर्टिकल्चर साइंटिस्ट है, केवीके हमीरपुर से, ठीक है। इनको सम्मानित किया गया था राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर, नेशनल फार्मर्स डे के अवसर पर। 3 कृषि वैज्ञानिकों को सम्मानित किया था, उसमें डॉक्टर प्रशांत कुमार शामिल हैं। हॉर्टिकल्चर साइंटिस्ट हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हमीरपुर से, जो बांदा एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बांदा के अंतर्गत आता है। किसान सम्मान दिवस का आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। आगे है 9 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहली वैलिडेशन फ्लाइट सफलतापूर्वक उतरी थी, जिसका सत्यापन उड़ान इंडिगो द्वारा संचालित किया गया था। फर्स्ट वैलिडेशन फ्लाइट टेस्ट किसने किया था? इंडिगो ने। किस एयरपोर्ट पर किया था? जाहिर सी बात है किसी नए एयरपोर्ट पर, यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये जेवर में बन रहा है, गौतम बुद्ध नगर में। इंडिया का फर्स्ट ट्रांजिट हब भी ये बनेगा, और ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मॉडल इसमें फॉलो किया जाएगा, जो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये सारी बातें पहले भी कई बार डिस्कस हो चुकी हैं। एनसीआर रीजन का दूसरा एयरपोर्ट होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी। काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश सरकार का, जल्द ही शुरू भी होने वाला है। 23 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगभग कितने करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था? तो प्रयागराज में करीब 5500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया था। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, लोकार्पण और शिलान्यास कई बार आप लोग सुनते रहते हैं। लोकार्पण का मतलब हो गया कि कोई योजना पूरी हो गई, उसको शुरू कर दिया, उसका उद्घाटन कर गया कि अब पब्लिक यूज के लिए शुरू हो गया। शिलान्यास का मतलब है कि पब्लिक यूज के लिए कोई प्रोजेक्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनने वाला है, उसकी ईंट रखी जाती है सांकेतिक तौर पर, और उसका कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। तो शिलान्यास यानी कंस्ट्रक्शन शुरू, और लोकार्पण यानी कि बनकर के रेडी हो गया है, पब्लिक यूज के लिए तैयार है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संभल में मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए संभल के सिविल कोर्ट से अनुरोध किया है, जिसमें मस्जिद को संरक्षित विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। ये सही है। संरक्षित विरासत स्थल यानी कि कंजर्व्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इसको मिल गया है, प्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट का, संभल की जामा मस्जिद को। बाबर के समय में बनवाया गया था इसको। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने काउ बेस्ड नेचुरल फार्मिंग को इंक्रीज करने के लिए प्रमोट करने का निर्णय लिया है। इन्होंने कहा है कि काउ बेस्ड नेचुरल फार्मिंग से प्रति एकड़ 10 से 12 हजार रुपए की बचत होकर के किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये भी सही है। आंसर इस पे हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट। सी। हाल ही में उत्तर प्रदेश में भारत के पहले विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की 69वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई थी? 6 दिसंबर 2024 को बनाया गया था। इसको महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में बनाते हैं। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है भीमराव रामजी अंबेडकर ने किस वर्ष में स्टैब्लिश की थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। और ये भी कमेंट कर सकते हैं कि चुनाव में इस पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी। निम्नलिखित में से किस शहर को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत के पहले एआईसीटी के रूप में डेवलप किया जाना है? तो भारत का पहला एआईसीटी जो है लखनऊ में आएगा, ये ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है ये। और मैं बार बार इसको बताता रहता हूँ क्योंकि एग्जाम में आएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। महाकुंभ 2025 में एक ड्रोन शो कराया जाएगा। ड्रोन शो में महाकुंभ और प्रयागराज संबंधित पौराणिक कथाओं को दर्शाया जाएगा, जिससे लोग एजुकेट हों कि महाकुंभ एक्चुअली है क्या और क्यों मनाया जाता है, क्यों इतने सारे साधु आकर के हर 12 वर्ष में जमा होते हैं महाकुंभ में। प्रयागराज के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को उजागर करना इसका उद्देश्य है। स्थानीय लोगों के लिए एक अनूठा अनुभव ये होगा। ये सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट। सी। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कितने जिलों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल एजुकेशन जोन सृजित करने का निर्णय लिया? कितने डिस्ट्रिक्ट्स में ये बनेंगे, ध्यान रखिएगा। 6 जिलों में बनेंगे स्पेशल एजुकेशन जोन्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 6।
और कहाँ-कहाँ बनेंगे? लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड में। उत्तर प्रदेश में पहली बार राज्य के किस शहर में बहुमंजिला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा? इसका निर्माण आगरा में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी लेखक और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 138वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी, जो है दिसंबर 1 2024 को, ये सही है। इनका जन्म दिसंबर 1 1886 को हाथरस में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, प्रेजेंट डे हाथरस में। प्रेम महाविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी वृंदावन, उत्तर प्रदेश में 1909 में। ये भी सही है। इसमें गलत कोई है नहीं, आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। डी यहाँ पे सही है। महेंद्र प्रताप को शांति के लिए वैश्विक वकालत और भारत और अफगानिस्तान में ब्रिटिश अत्याचारों को उजागर करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया गया था, हालांकि मिला नहीं था एक्चुअली इनको। ठीक है, 1932 में इनको नामांकित किया गया था नोबेल के लिए, हालांकि इनको मिला नहीं था। हम मॉडर्न हिस्ट्री में राजा महेंद्र प्रताप के लिए एक एमसीक्यू जरूर पढ़ते हैं और एग्जाम में आता भी है कि 1915 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट इन एक्साइल की इन्होंने शुरुआत की थी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी एक प्रांतीय सरकार की इन्होंने शुरुआत की थी। कहाँ पे की थी? काबुल में, काबुल अफगानिस्तान में। काबुल में 1915 में इन्होंने स्टैब्लिश की थी। ये खुद प्रेसिडेंट बने थे इस सरकार के, राजा महेंद्र प्रताप। और इन्होंने प्रधानमंत्री किसको बनाया था? एम बरकतुल्लाह को। एम बरकतुल्लाह को इन्होंने प्रेसिडेंट बनाया था और खुद मतलब ये प्राइम मिनिस्टर बनाया था और खुद जो है प्रेसिडेंट बने थे इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के। अगला क्वेश्चन, 25 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किसने किया था? तो प्रतिमा का अनावरण जो है योगी आदित्यनाथ जी ने राजनाथ सिंह जी के साथ मिलकर किया था, तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ई, मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। राजनाथ सिंह और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने 10 फीट की ब्रॉन्ज स्टैचू का अनावरण किया था गोमती नदी के किनारे कुंडिया घाट में। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रयागराज में आगामी महाकुंभ के दौरान देश की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए प्रयागराज के नागवा सुकी में 10.24 एकड़ का एक सांस्कृतिक गांव कलाग्राम बनाया जाएगा या बनाया जा रहा है? तो जाहिर सी बात है कलाग्राम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बनाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो है एक कलाग्राम बनाया जाएगा कुंभ के दौरान प्रयागराज में। किस गांव में? नगवा सुकी गांव में। कौन सा कथन गलत है? राज्यसभा के 55 सांसदों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव को हटाने के लिए राज्यसभा के सभापति को एक जो है प्रस्ताव सौंपा था। इन पर आरोप लगाया गया था कि इन्होंने माइनॉरिटीज के खिलाफ हेट स्पीच दी है, तो ये सही कथन है। अगला है 124 आर्टिकल और 218 आर्टिकल्स के अंतर्गत 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस जो है आर्टिकल 218 के अंतर्गत रिमूव की जा सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। तो प्रूवन मिसबिहेवियर को आधार बना करके जो है रेजोल्यूशन यहाँ पे राज्यसभा एमपीज ने सौंपा था। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। ग्रेटर नोएडा के जेवर में जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, पहली कॉमर्शियल फ्लाइट कब से शुरू होने की उम्मीद की जा रही है? अप्रैल मंथ 2025 से। अप्रैल मंथ 2025 से पहली फ्लाइट शुरू होने जा रही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे शुरू हुए, मतलब ये सही है। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर सुनवाई करना शुरू कर दिया है। ये टेम्पल 1618 में बना था मथुरा में और लॉर्ड कृष्ण के बर्थ प्लेस पर ये बनाया गया था। और जो हिंदू साइड है वो इन्होंने जो है अपना तर्क रखा है कि मुगल रूलर तत्कालीन औरंगजेब ने इस टेम्पल को डिमोलिश करवाया था 1670 में शाही ईदगाह मस्जिद बनवाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे करने का आदेश दिया है शाही ईदगाह मॉस्क के लिए। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। डी। दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में खुदाई के दौरान लगभग 125 से 150 वर्ष पुरानी बावड़ी मिली है जो 400 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तृत है? तो संभल में ये बावड़ी मिली है। ठीक है, स्टेपवेल हम लोग कह सकते हैं इसको, सीढ़ीदार कुआं कह सकते हैं इसको, बावड़ी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई जानी है। इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी रखे जाने की अनुमान लगाया गया है? 251 मीटर ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी अयोध्या नदी के किनारे, माफ कीजिएगा अयोध्या में सरयू नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। अभी को एक सप्लीमेंट्री बजट पेश किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ये ओरिजिनल बजट का कितना परसेंटेज है? 2.42%। छोटा सा बजट पेश किया है,
1865.72 करोड़ रुपए का, ठीक है। और जो है सेकंड सप्लीमेंट्री बजट जो है, तो पहले और दूसरे सप्लीमेंट्री बजट को जोड़ दें तो टोटल बजट जो है इस साल का कितना पहुंच गया है, 7,66,513.36 करोड़ रुपए। दूसरे अनुपूरक बजट में सबसे ज्यादा किस डिपार्टमेंट को पैसे दिए गए हैं? ऊर्जा विभाग को। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, सी। आगे क्वेश्चन है, रामनगरी अयोध्या के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? अयोध्या ने उत्तर प्रदेश के आगरा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ताजमहल को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष पर्यटक आकर्षण केंद्र बनने का रिकॉर्ड बनाया है। अभी तक आगरा में सबसे ज्यादा टूरिज्म होता था उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस साल हुआ है अयोध्या में। रीजन बहुत क्लियर है, राम मंदिर का उद्घाटन क्या होना। तो पहला कथन सही है। सेकंड कथन कह रहा है कि जनवरी 2024 से सितंबर 2024 के बीच अयोध्या में 135.5 मिलियन घरेलू पर्यटक और 3135 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए थे। ये सही। अयोध्या में पर्यटन में ये वृद्धि मुख्य रूप से मंदिर के उद्घाटन से प्रेरित है। ये भी सही है। ठीक। नॉट करेक्ट कौन सा है? ताजमहल को जो है 115.9 मिलियन विजिटर्स ने विजिट किया 2024 में। यह आंकड़ा गलत है, क्योंकि जो आगरा में विजिटर्स आए थे 125.1 मिलियन विजिटर्स आए थे। इसमें 115.9 जो है डोमेस्टिक विजिटर्स थे या डोमेस्टिक टूरिस्ट थे। आगे है, सही कथन चुनना है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ये करेक्ट है। जीईएम को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। सेकंड है, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है हरियाणा उत्तर प्रदेश की सरकारों को कि फायर क्रैकर्स पर यानी पटाखों पर कंप्लीट बैन लगाएं एनसीआर रीजन में टिल फर्दर ऑर्डर्स। ये भी सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी, 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, सी। दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी विभागों, निगमों और प्राधिकरणों में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर कितनी अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? एस्मा एक्ट 1966 को फिर से इन्वोक किया है राज्य सरकार ने। तो विभागों, निगमों और प्राधिकरणों में सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते हैं। तो जो है 6 मंथ के लिए एस्मा एक्ट को इन्वोक किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, सी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री जी ने पुलिस आधुनिकीकरण के क्रम में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए डिजिटल वॉइस लॉगर के लिए धनराशि मंजूर की थी। ये सही। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंटरिम प्रोटेक्शन यहाँ पे हम्माम को प्रदान कर दिया है। 1620 में अलीवर्दी खान द्वारा तुर्की शैली में एक इमारत बनवाई गई थी हम्माम, ठीक है। इसको संरक्षण अभी प्रदान किया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। इसको हमाम भी कह सकते हैं लोकल लैंग्वेज में। हमाम बेसिकली पब्लिक बाथ प्लेस होता था, जो खुले में लोग नहाते थे बड़ी सी जगह पर, उसको हमाम बोलते थे, ठीक है। 1620 में बनवाया गया था, कहाँ पे? आगरा में, ठीक है। ये पूछ सकते हैं। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 एंड 2 बोथ करेक्ट। दिसंबर 2024 में केंद्रीय कैबिनेट उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में मतलब केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 5 केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी प्रदान की गई है। कौन सा शहर इसमें नहीं शामिल है? तो 5 केवीज जो है बढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, तो इस तरीके से 127 केवीज हो जाएंगे। और लखनऊ में नहीं बनेगा, ठीक है। लखनऊ में तो नहीं बनने वाला है। तो जो है बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में बनेगा, जैसे कि अयोध्या में, जौनपुर, कन्नौज, बिजनौर और महाराजगंज में केंद्रीय विद्यालय बनेगा। लखनऊ में नहीं बनेगा, जो अभी 5 मंजूर किए गए उसमें से। सही कथन का चयन करना है। वित्त वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश राज्य में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या देश में सबसे अधिक है, ठीक है। यानी कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन सबसे ज्यादा है। ये करेक्ट है। इसके बाद अलीगढ़ में कासिमपुर पावर हाउस आर्टिफिशियल वेटलैंड के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो कासिमपुर पावर हाउस जो है अलीगढ़ में आर्टिफिशियल वेटलैंड के रूप में विकसित किया जा रहा है। सही। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, सी। तो सबसे ज्यादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन दर्ज किए गए हैं उत्तर प्रदेश में, फिर झारखंड में, फिर असम में। 8वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वन आवरण और वृक्षावरण में कितने किलोमीटर कितने मतलब स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? 559 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। निम्नलिखित में से सही कथन या कथनों का चयन करना है। दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित दुधवा नेशनल पार्क में सांप की 2 दुर्लभ प्रजातियों को पाया गया था। ये करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित ऐतिहासिक भस्म शंकर मंदिर को 45 साल बाद खोजा गया था और उसका ताला खोला गया है पुलिस के द्वारा। पुलिस एक्चुअली मंदिर के लिए नहीं गई थी, वो बिजली का छापा मारने के लिए गई थी, लेकिन उसमें देखा गया कि ये मंदिर 45 साल से बंद है, तो उसको खुलवाया गया है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ग्रामीण विकास के लिए 15वें वित्त आयोग के रिकमेंडेशंस के अनुसार उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश को ग्रांट अभी रिलीज किया है। ये भी सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी। तीनों ही कथन यहाँ पे सही है। दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस शहर में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया गया था लखनऊ में।
आगे क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पहले डिजिटल हाईवे के बारे में सही कथन क्या है? ये बाराबंकी और बहराइच के बीच बनेगा देश का पहला, एक्चुअली उत्तर प्रदेश का पहला डिजिटल हाईवे, ये सही है। सेकंड इसमें लिखा है 251 किलोमीटर लंबा होगा, 6 लेन का होगा, ये गलत एस्टिमेशन दिया हुआ है। 101 किलोमीटर लगभग लंबा होगा और 4 लेन का हाईवे होगा, ये गलत। हाईवे ये कंस्ट्रक्ट किया जाएगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई के द्वारा, ये सही। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा 1 एंड 3 ओनली, सी। बाराबंकी बहराइच के बीच होगा 4 लेन का हाईवे। ऑप्टिक फाइबर केबल जो है, इनके दोनों साइड बिछाए जाएंगे, इसी वजह से डिजिटल हाईवे कहलाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाना है? उत्तर प्रदेश में एक्चुअली 11 ऐसे निजी टेक्सटाइल पार्क यानी प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क जो एस्टैब्लिश किया जाना है, पहला एस्टैब्लिश होगा इन 11 में से सी शामली में, शामली में, सी। आगे क्वेश्चन है, भारत के पहले एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन नगर के बारे में कौन सा कथन सही है? गोरखपुर सितंबर 2025 तक भारत का पहला इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी बनेगा। इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी कम लर्निंग सेंटर, ये बनेगा गोरखपुर में, और 40 एकड़ की जमीन पर ये बनेगा सुठानी विलेज में, सहजनवा में, ये सही है। एनटीपीसी ने इसमें 300 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट में जो है लगाए हैं, और इससे पावर जनरेशन भी करेंगे एक्चुअली। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी यहाँ पे सही है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। शहर से शिक्षण केंद्र सहजनवा के सुथनी गांव में बनेगा, गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश को एक प्रमुख वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए राज्य सरकार मैड्रिड स्पेन में, बर्लिन जर्मनी में, यहाँ पर जो प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेले लगने वाले हैं, यहाँ पर महाकुंभ 2025 को एग्जिबिट कर रही है, और लोगों को यहाँ आने के लिए एक तरीके से बुला रही है। उत्तर प्रदेश सरकार बुलाएगी। जो प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड फेयर लगने वाले मैड्रिड में, स्पेन में, और बर्लिन जर्मनी में, वहाँ पर महाकुंभ को प्रमोट किया जाएगा कुल मिला करके। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो है 300 स्पेशल ट्रेन यहाँ पर चलाएगी महाकुंभ मेले के लिए। इनमें से 560 ट्रेनें जो हैं ये रिंग रेल रूट पर चलेगी प्रयागराज के लिए। ये दोनों सही है कथन। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव करेक्ट, इनकरेक्ट। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स अभी जो लेटेस्ट वाले आए हैं, उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में कौन से स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में एक बार फिर से फर्स्ट पर आ गया है। 16.21% टोटल जो दुग्ध उत्पादन है उत्तर प्रदेश से आता है, तो उत्तर प्रदेश आ गया फर्स्ट पे, ठीक है। और फिर जो है राजस्थान है उत्तर प्रदेश के बाद, फिर मध्य प्रदेश है, फिर गुजरात है दुग्ध उत्पादन के मामले में, फिर महाराष्ट्र है, फिर पंजाब है। बल्क ड्रग पार्क के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ललितपुर जिले में एक बल्क ड्रग पार्क की स्थापना की जा रही है, ये सही कथन है। इस पार्क पर राज्य सरकार लगभग 8,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी सीडा द्वारा ये बल्क ड्रग पार्क जो है ऑपरेट किया जाएगा, सही है। ये पार्क जो है ये 1472 एकड़ की भूमि पर 5 विलेज में फैला रहेगा, बुंदेलखंड के सूखे इलाके में, ये भी सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी। चारों ही कथन यहाँ पर सही है, चारों कथन यहाँ पे सही है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए 325.10 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है वर्ल्ड बैंक ने, सही। और 12 दिसंबर 2024 को वाशिंगटन डीसी यूएस में आयोजित बैठक में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल द्वारा ऋण को मंजूरी दी गई थी, ये भी करेक्ट है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, बोथ करेक्ट, सी। जब भी हम फार्मर इनकम बढ़ाने की बात करते हैं तो आपको भूलना नहीं कि अशोक दलवाई समिति सरकार ने बनाई थी। अशोक दलवाई समिति को अनाउंस किया गया था 2016 में, और इनके रिकमेंडेशंस के हिसाब से फार्मर्स की इनकम जो है डबल की जानी थी 2022 तक। 2022 तो निकल चुका है, खैर इन सब बहस में नहीं जाते हैं। ये आंकड़े जरूर ध्यान रखिएगा कि 2022 तक फार्मर्स इनकम डबल करने का लक्ष्य रखा गया था। 2016 में फेब में ये अशोक दलवाई कमेटी इसके लिए बनाई गई थी। कमेटी एक्चुअली में बनी थी अप्रैल 2016 में, ये ध्यान रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 में संशोधन करने जा रही है, जिसका उद्देश्य ये रहेगा कि मदरसे जो है सिर्फ 12th क्लास तक का एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा बड़े लेवल के कोर्सेज चलाने की उनको अनुमति नहीं रहेगी, ठीक है। तो मदरसा अधिनियम की जो कह सकते हैं टेक्निकलिटीज़ हैं, उनको थोड़ा-सा कर्टेल करना चाहती है उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि मदरसा बोर्ड जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल पहले ठहराया गया था।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा फिर इस निर्णय को रिवर्स किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो ज़ाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने लेजिस्लेशंस का प्रयोग करके उसमें अपने मन का काम करना चाहेगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर हम लोग स्टडी करेंगे बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। जनवरी माह 2025 का, जनवरी माह में पहला सेक्शन एग्रीमेंट का उत्तर प्रदेश सरकार और वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में अपना पहला एक फॉरेन कैंपस खोलना चाहता है। तो उत्तर प्रदेश में ये फॉरेन कैंपस वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी का कहाँ पे खुलेगा? ग्रेटर नोएडा में। ये आपसे पूछेंगे कि कहाँ पे खुलेगा, या फिर ये क्वेश्चन हो सकता है ग्रेटर नोएडा में कौन सी यूनिवर्सिटी जो है अपना पहला फॉरेन कैंपस डालना चाह रही है। तो इसके लिए एग्रीमेंट हुआ है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। ये ध्यान रखिएगा, दो नाम इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर नोएडा, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। आगे है अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में सबसे पहले उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है। 11-11 लाख रुपए की धनराशि इसमें मिलती है। इसमें इस बार 6 अवार्डीज हैं। कृष्णकांत शुक्ला ये वाराणसी से, भौतिक विज्ञानी, संगीतकार, कवि। हिमांशु गुप्ता उद्यमी और पर्यावरणविद, वृंदावन मथुरा से। मनीष वर्मा वैसे तो लखनऊ में जो है इनका मेन कारोबार अभी शुरू हुआ है, लेकिन शुरुआत इन्होंने कानपुर से की थी। तो वैसे कानपुर इनका कार्य क्षेत्र है, मतलब इनकी कर्म भूमि कानपुर है। लखनऊ में भी इनका कामकाज शुरू हो चुका है, होटल्स वगैरह का। मनीष वर्मा वैसे कहाँ को बिलोंग करते हैं ओरिजिनली? इलाहाबाद नैनी से। ठीक है, तो कानपुर या लखनऊ जो भी आपके ऑप्शन है उसके हिसाब से। फिर कृष्णा यादव ये महिला उद्यमी, ये क्रय उद्योग करती हैं, 7 करोड़ रुपए का इनका बिजनेस है। काफ़ी इंस्पायरिंग इनकी स्टोरी रही है, छपी है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर फैक्ट जो एग्जाम के लिए जरूरी है, कर्नल सुभाष देशवाल ये कृषि उद्यमी, एग्री एंटरप्रेन्योर। डॉक्टर जय सिंह ये केला उत्पादन, केले की आधुनिक तकनीक से इन्होंने केला उत्पादन शुरू किया है बहराइच में। जय सिंह। तो कृष्णकांत शुक्ला, हिमांशु गुप्ता, मनीष वर्मा, कृष्णा यादव, कर्नल सुभाष देशवाल और डॉक्टर जय सिंह, ये 6 अवार्डीज हैं उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 के। बाल साहित्य सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा जो अनाउंस किए गए, इसमें कई सारे कैटेगरीज हैं, जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान बाल साहित्य सम्मान, ये डॉक्टर करुणा पांडे को लखनऊ से। सोहनलाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान, डॉक्टर RP सारस्वत सहारनपुर से। अमृतलाल नगर बाल कथा सम्मान, डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान शाहजहांपुर से। शिक्षार्थी बाल चित्रकला सम्मान, दिलीप शर्मा अलीगढ़ से। लल्ली प्रसाद पांडे बाल साहित्य पत्रकारिता सम्मान, नाडेंद्र निर्मल गौतम बुद्ध नगर से। डॉक्टर राम कुमार वर्मा बाल नाटक सम्मान, बलराम अग्रवाल को। और कृष्ण विनायक फड़के बाल साहित्य समीक्षा सम्मान, देवी प्रसाद गौड़ को मथुरा से। जगपति चतुर्वेदी बाल विज्ञान लेखन सम्मान, डॉक्टर दीपक कोहली को। और उमाकांत मालवीय युवा बाल साहित्य सम्मान, अनिल कुमार निलय प्रतापगढ़ को। सो ये अवार्ड हो गए। फिर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में जो उत्तर प्रदेश की पंचायतों को पुरस्कार मिले हैं, इसको देख लेते हैं। जैसे स्पेशल कैटेगरी अवार्ड कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार कैटेगरी में मिलक अमवती ग्राम पंचायत जो ब्लॉक दीदारी मुरादाबाद जिला में है, इसको मिला था। स्पेशल कैटेगरी अवार्ड दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत की कैटेगरी में भारतौल पंचायत जिला बरेली सेकंड प्राइज मिला था। तो ये राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार देश भर की पंचायतों को दिए गए थे, उत्तर प्रदेश से संबंधित हम लोग देख रहे हैं। इसमें यूपी स्पेशल करंट अफेयर का ये वीडियो है। फिर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में उत्तर प्रदेश के जो अवार्डीज हैं इनको देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इस बार एक नहीं मल्टीपल अवार्डीज को दिया गया है। उत्तर प्रदेश से जो अवार्डी हैं ये है श्री प्रवीण कुमार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिला है पैरा एथलेटिक्स में। ये पूछ सकते हैं कि किस स्पोर्ट्स डिसिप्लिन से एसोसिएटेड है, पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है ये। तो कहाँ को बिलोंग करते हैं? गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश। देन खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार में श्री अभय सिंह को स्क्वैश में, ये बरेली से हैं। सुश्री अनु रानी को एथलेटिक्स मेरठ उत्तर प्रदेश से। सुश्री प्रीतिपाल पैरा एथलेटिक्स मेरठ उत्तर प्रदेश से। सिमरन शर्मा पैरा एथलेटिक्स गाजियाबाद से। वंतिका अग्रवाल शतरंज नोएडा से। अजीत सिंह पैरा एथलेटिक्स इटावा से। तो कितने अर्जुन पुरस्कार अवार्डीज हो गए? 6 अवार्डीज उत्तर प्रदेश से। और जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दिया गया था उसमें से एक अवार्डी उत्तर प्रदेश से है, प्रवीण कुमार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कार 2025। अब इसमें भी उत्तर प्रदेश के अवार्डीज कौन कौन है? उत्तर प्रदेश से अवार्डीज पद्म भूषण में श्री राम बहादुर राय साहित्य शिक्षा एवं पत्रकारिता के लिए ये उत्तर प्रदेश के अवार्डी हैं। पद्म भूषण के साध्वी रितंबरा सामाजिक कार्य के लिए उत्तर प्रदेश की अवार्डी हैं। और पद्मश्री में कुल मिलाकर 8 नाम उत्तर प्रदेश से हैं। श्री आशुतोष वर्मा, गणेश्वर शास्त्री द्रविड़,
श्री हृदय नारायण दीक्षित और श्री नारायण भुलाई भाई मरणोपरांत इनको दिया गया है। सत्यपाल सिंह खेल, श्री श्याम बिहारी अग्रवाल कला, श्रीमती सोनिया नित्यानंद चिकित्सा, श्री सैयद ऐनुल हसन साहित्य शिक्षा। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। फिर इंग्लिश मीडियम में भी गिवन है, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में देख लीजिएगा। समिट कॉन्फ्रेंसेस में फूड एंड बेवरेजेस F&B ट्रेड शो इंडस फूड इसको नाम दिया गया था। तो फूड एंड बेवरेजेस शो इंडस फूड के नाम से ये गौतम बुद्ध नगर में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। इसको इनॉग्रेट किसने किया था? श्री चिराग पासवान, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। और इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में ये हुआ था। इंडस फूड को ऑर्गेनाइज किसने किया था? ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। 55वीं विश्व आर्थिक मंच की बैठक जो हर साल होती है दावोस में स्विट्जरलैंड में, इस बार भी हुआ था। इस बार उत्तर प्रदेश से भी प्रतिनिधिमंडल गया था। 6 राज्यों से प्रतिनिधिमंडल यानी डेलीगेशन गया था, उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। भारत की तरफ से नेतृत्व किसका था? श्री अश्विनी वैष्णव जी का। इस बैठक में वैश्विक उद्यमियों से 20 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स या फिर इन्वेस्टमेंट MOUs जो हैं इसको सिक्योर करने में सफल रहे भारत के उद्यमी। महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट साइन किया गया है। ठीक है, इस बार थीम क्या थी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज, कोलैबोरेशन फॉर इंटेलिजेंट एज। आगे उत्तर प्रदेश खादी महोत्सव। उत्तर प्रदेश खादी महोत्सव उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश खादी महोत्सव का आयोजन किया गया था लखनऊ में, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इसका आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन किसने किया पूछें, क्योंकि ये सब भी आजकल आता है। तो उद्घाटन किया गया था उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान जो समारोह हुआ था, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? इसमें मुख्यमंत्री जी शामिल थे, योगी आदित्यनाथ जी, और इसमें उपराष्ट्रपति जी भी आए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। जगदीप धनखड़ जी प्रेजेंट उपराष्ट्रपति जनवरी 2025 तक, ये आए थे अवार्ड शो में। और आनंदीबेन पटेल भी थी, गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। ये सब लोग मौजूद थे। अगर आपको दे दें कि PM मोदी जी ने अवार्ड दिया था यहाँ पर आकर के, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, या लोकसभा स्पीकर दे देंगे तो भी गलत हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जी आए थे, मुख्यमंत्री मौजूद थी और गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश भी मौजूद थी। इस महोत्सव का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ जी ने किया था, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हम लोग आगे। इंपॉर्टेंट डेट्स थी में 76वां उत्तर प्रदेश राज्य दिवस 24 जनवरी 2025 को मनाया गया था। ये 76वां था। इस बार जो थीम थी वो थी विकास और विरासत, प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश, यानी कि डेवलपमेंट एंड हेरिटेज उत्तर प्रदेश ऑन द पाथ टू प्रोग्रेस, ये थीम थी। और ये 76वां एडिशन था। मनाए जाने की शुरुआत कब हुई थी? 2017 से। 2017 में फॉर्मर गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश राम नाईक ने अनाउंस किया था कि उत्तर प्रदेश दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाए। 76वां गणतंत्र दिवस, इसके बारे में बात करेंगे तो गणतंत्र दिवस के बारे में वैसे तो हम नेशनल इंटरनेशनल वाले सेक्शन में बात कर चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था ये देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की झांकी का इस बार विषय था महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत और विकास। इस झांकी को पीपुल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में पहला स्थान दिया गया था। पीपुल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में पहला स्थान दिया गया था। उत्तर प्रदेश की झांकी का थीम क्या था? महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। स्पोर्ट्स में 8वीं एलीट पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? बरेली में। बरेली में इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में इसका आयोजन किया गया था। रिजल्ट्स वगैरह ज़्यादा जरूरी नहीं है। स्कीम कैंपेन में विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव जो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का है, इसमें जिन राज्यों को शामिल किया गया है उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और आंध्र प्रदेश में पायलट तौर पर ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव। पंचायत क्षेत्र के जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, पंचायत के सदस्य वगैरह और जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो, और साथ ही पंचायत के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जैसे पंचायत सचिव वगैरह, ठीक है, सहायक सचिव वगैरह, तो इनकी स्किल डेवलपमेंट करना है। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट करना है, इनके ज्ञान को बढ़ाना है, जिस वजह से PRIs को सशक्त बनाया जा सके। यूपी एग्री स्कीम, ये वर्ल्ड बैंक समर्थित यूपी एग्री स्कीम है। यूपी एग्री का फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट। इसमें वर्ल्ड बैंक की तरफ से लोन मिलेगा उत्तर प्रदेश को, $325 मिलियन का है करीब। इसका उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना। रैंक्स, रिपोर्ट्स और इंडेक्स 2025 हम लोग देख लेते हैं। लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, लीड्स इंडेक्स आ चुका है लेटेस्ट वाला 2025 का, लेकिन इसको लीड्स 2024 की रिपोर्ट ही कहेंगे हम लोग। इसमें अचीवर स्टेट
की कैटेगरी में बेसिकली जो लैंडलॉक्ड स्टेट का जो समूह बनाया गया है, क्योंकि इसमें लैंडलॉक्ड स्टेट्स, कोस्टल स्टेट्स इस तरीके से समूह बना दिए गए हैं भारतीय राज्यों के और यूटीज के। तो भूमिबद्ध राज्य समूह में अचीवर स्टेट की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश को रखा गया है, हरियाणा, तेलंगाना और उत्तराखंड के साथ। हरियाणा, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश ये सब अचीवर स्टेट की कैटेगरी में शामिल हैं। तो आपसे क्या पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश किस कैटेगरी में रखा गया है? तो उपलब्धि हासिल करने वाले राज्य या फिर अचीवर स्टेट की कैटेगरी में। उत्तर प्रदेश हैज बीन इंक्लूडेड इन अचीवर स्टेट। फिर वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जो नीति आयोग का आया है, अरविंद पनगड़िया ने रिलीज किया था, 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं। इसमें 5 प्रमुख उप सूचकांकों यानी कि 5 की सब इंडेसेस, ये कौन-कौन से हैं? क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, मोबिलाइजेशन, फिस्कल प्रूडेंस, डेट इंडेक्स एंड डेट सस्टेनेबिलिटी। इन सब के आधार पर 18 राज्यों को इसमें देखा गया, मतलब इनका जो स्कोर वगैरह निकाला गया था कि इन 5 इंडेक्सेस पर इनकी परफॉर्मेंस कैसी है, तभी ये फिस्कल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें 5 टॉप 5 हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स 18 में से कौन-कौन से चुने गए थे? ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं टॉप 5 में उत्तर प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश और बिहार, इन लोगों ने जो इंडेक्स है क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, इसमें तो अच्छा काम किया है, लेकिन रेवेन्यू मोबिलाइजेशन अच्छा नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू मोबिलाइजेशन अच्छा नहीं है। उत्तर प्रदेश को फ्रंट रनर कैटेगरी में रखा गया है इस इंडेक्स में, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं फ्रंट रनर कैटेगरी में। तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में उत्तर प्रदेश फ्रंट रनर कैटेगरी में, ठीक है, फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल किया गया उत्तर प्रदेश को। आगे अब हम एमसीक्यू सेक्शन पे आ चुके हैं। यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए 2024 मेंस के लिए हमारे पेड बैच चल रहे हैं। कंप्लीट पेड बैच टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी एग्जाम्स के लिए जैसे आरओ री एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए मेंस का पेड ग्रुप चल रहा है, यूपीएसआई की अपेक्षित वैकेंसी के लिए, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल मेंस के लिए हमारा पेड बैच चल रहा है, उत्तराखंड वगैरह के लिए भी चल रहा है। आपको सिर्फ इन 3 गिवन नंबर्स में से किसी भी एक पर व्हाट्सएप मैसेज भेजना है और किसी भी ग्रुप के बारे में आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू सेक्शन की तरफ। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली अनामिका शर्मा, इन्होंने बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करते हुए महाकुंभ का आधिकारिक ध्वज फहराया था। ये करेक्ट है। इन्होंने ऐसा कारनामा राम मंदिर के दौरान भी किया था, ये सही है। फिर केंद्रीय पोत पत्तन परिवहन जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत जो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो होता है, IWUAI, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग के अंतर्गत जो आता है, इन्होंने एक नया रीजनल ऑफिस खोला है। एंड गेस व्हाट, ये कहाँ पे है? ये वाराणसी में है। 6th रीजनल ऑफिस है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भारत में, और ये उत्तर प्रदेश में वाराणसी में 6th खोला गया है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। आंसर हो जाएगा इसमें सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट। आंसर हो जाएगा इसमें सी। उत्तर प्रदेश में पहला रीजनल ऑफिस है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, और कुल मिलाकर 6th है ये। आगे दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकारी ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से अपनाने वाला प्रथम राज्य बन गया है? ऑब्वियस सी बात है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लगभग अपनी पूरी खरीद गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से करता है, ठीक है। अब तो ऐसा भी लोग कहने लगे हैं कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से ही ये लोग जो है आउटसोर्स करके अपने क्लरिकल काम करा रहे हैं, तभी तो भर्ती नहीं आ रही है। क्या कहना है आपका इसके बारे में? और इनसाइडर लोग भी अगर कमेंट करके बताना चाहे तो बता सकते हैं। खैर, 24 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया था? अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन राजधानी में हुआ था, प्रयागराज में नहीं हुआ था। अटल युवा महाकुंभ ये लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। 13 जनवरी 2025 को पूर्वी नौसेना कमान के वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने विशाखापट्टनम से कहां तक मोटरसाइकिल अभियान डेयर स्क्वायर को हरी झंडी दिखाई थी? तो मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन डेयर स्क्वायर ही शुरू हुआ था विशाखापट्टनम से, और ये फाइनली कहाँ पे ये एंड हुआ था? अयोध्या में। मोटरसाइकिल अभियान ये एंड हुआ था अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। और इस अभियान का उद्देश्य नौसेना प्रमुख नौसेना प्रमुख का ये उद्देश्य था मानसिक स्वास्थ्य और सेहत के संदेश पर अमल करना। 12 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किस जिले में बनने वाले नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास किया था? नानाजी देशमुख पार्क की बनेगा गोरखपुर में। नानाजी देशमुख पार्क बनेगा गोरखपुर में, और इसका निर्माण गोरखपुर नगर निगम द्वारा किया जाएगा। अब नानाजी देशमुख जो है इनका कह सकते हैं स्मारक यहाँ पे क्यों बनेगा? ठीक है, कुछ ना कुछ इनका गोरखपुर से संबंध रहा होगा, इसको देख लेते हैं हम लोग।
इन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की थी, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का एजुकेशनल विंग कहलाता है। पहला सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल जो है ये गोरखपुर में ही खुला था। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। पहला शिशु मंदिर स्कूल ये 1950 में, आज़ादी के तुरंत बाद, ये गोरखपुर में ही खुला था। इसी वजह से यहाँ पर इनका स्मारक बनेगा। तो नानाजी देशमुख जो है ये महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, हिंगोली जिला में काडोली ग्राम में। लेकिन इनका जो कर्म क्षेत्र रहा है ज़्यादातर उत्तर प्रदेश से संबंधित रहा है। इन्होंने अपना चुनाव भी बलरामपुर में जीता था पहला। इंडिया फर्स्ट रूरल यूनिवर्सिटी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना भी करने का श्रेय जाता है नानाजी देशमुख को ही। फाउंडर ऑफ इंडिया फर्स्ट रूरल यूनिवर्सिटी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय। बर्थ प्लेस इनका काडोली गांव, हिंगोली जिला, महाराष्ट्र में। 15 जनवरी 2025 को विश्व का पहला 52 फुट लंबा, 52 फुट चौड़ा और 52 फुट ऊंचा महामृत्युंजय यंत्र उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया है? तो झूसी हवेली स्थित तपोवन आश्रम में स्थापित किया गया है, प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, प्रयागराज। कुंभ मेला 2025 में भारतीय रेलवे ने यात्री टिकट आरक्षण को डिजिटल बनाने के लिए वॉलंटियर्स को क्यूआर स्कैन से युक्त जैकेट प्रदान की है, ये करेक्ट है। और भक्तजन अनारक्षित टिकट प्रणाली, भक्तजन यूटीएस मोबाइल ऐप तक एक्सेस के लिए क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। मतलब क्यूआर कोड जैसे इनके टी शर्ट पे लिखा रहेगा उसको स्कैन करेंगे तो अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम मोबाइल ऐप को एक्सेस कर पाएंगे और अनरिजर्व्ड टिकट अपनी बुक करा सकते हैं। तो ये सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा 1 and 2 ओनली। 1 and 2 बोथ करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। 1 and 2 बोथ, ये इस तरीके से लिख देंगे हम लोग। 1 and 2 बोथ, 1 और 2 दोनों ही, दोनों ही। आगे है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में कितने डिलीवरी पॉइंट खोले जाएंगे? उत्तर प्रदेश में 250 करीब डिलीवरी पॉइंट खोले जाएंगे नेशनल हेल्थ मिशन के तहत। मैक्सिमम 25 सेंटर ये बदायूं में खोले जाएंगे और मिनिमम 3 सेंटर ही खोले जाएंगे मुरादाबाद में। कुल मिलाकर प्रदेश में 250 सेंटर्स या 250 डिलीवरी पॉइंट्स खोले जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रयागराज महाकुंभ में तीर्थयात्रियों की जनसंख्या पर नजर रखने के लिए किन प्रणालियों का प्रयोग किया गया? अब प्रणालियां सक्सेसफुल हुई कि नहीं हुई ये सब देखने वाले प्रत्यक्षदर्शी बताएंगे। पहली बार ऐसा कुंभ में हुआ है कि कोई भी नहीं खोया है। 30 के आंकड़े सरकार बता रही है, लेकिन हो सकता है 30 भी ना हो। खैर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सक्षम कैमरे लगाए गए थे। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन बैंड लगाई गई थी, रिस्ट बैंड। ठीक है, आरएफआईडी रिस्ट बैंड। अब ताजुब की बात मुझे ये लगती है कि ये सब बैंड कहाँ है? जो लाशें मिली हैं क्या उनके हाथों में ये आरएफआईडी बैंड थी? फिर मोबाइल ऐप ट्रैकिंग, तो एआई, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, मोबाइल ऐप ट्रैकिंग, 3 सुविधाओं का प्रयोग किया गया था कि लोग खोने ना पाए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर हो जाएगा डी, तीनों ही तकनीक का प्रयोग किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब कितनी सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई ये सब आप और हम लोग तो देख ही रहे हैं। जनवरी 2025 में प्रादेशिक सेना ने निम्नलिखित में से किस नदी के पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए गंगा टास्क फोर्स के अंतर्गत एक नया सब टास्क फोर्स स्थापित किया है? तो टेरिटोरियल आर्मी ने गंगा टास्क फोर्स के अंतर्गत एक अपना सब टास्क फोर्स बनाया है फॉर द रिवाइवल एंड कंजर्वेशन ऑफ गोमती रिवर। तो गोमती रिवर के लिए एक उप टास्क फोर्स गंगा टास्क फोर्स ने अपना बना लिया है। ऑफिशियल स्थापना समारोह इसका हुआ था 1 जनवरी 2025 को लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ छावनी में इस सब टास्क फोर्स का कह सकते हैं उद्घाटन या एस्टैब्लिशमेंट सेरेमनी की गई थी। गोमती नदी का संरक्षण ये गंगा टास्क फोर्स अब करेगी। इसको नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत एस्टैब्लिश किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय का इनिशिएटिव है, ये ध्यान रखिएगा। आगे है हरित महाकुंभ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हरित महाकुंभ का आयोजन 31 जनवरी 2025 को हुआ था प्रयागराज में, करेक्ट। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने ज्ञान महाकुंभ के भाग के रूप में ये ग्रीन कुंभ का आयोजन किया था। ये न्यास है शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री संरक्षक है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। प्रयागराज नगर निगम ने शुद्ध वायु उपलब्ध कराने के लिए मियावाकी जो अर्बन प्लांटेशन मेथड होता है, अर्बन ग्रीनरी मेथड जो होता है, जापानी टेक्निक, इसका प्रयोग करना शुरू किया है, ये करेक्ट है। फिर है इस पहल में क्या होता है कि औद्योगिक अपशिष्ट के प्रबंधन में सहायता होती है, धूल गंदगी दुर्गंध को कम किया जाता है इसमें। और अर्बन एफोरेस्टेशन टेक्निक है बेसिकली ये मियावाकी मेथड। यूपीएससी इस पे कई बार पूछ चुका है सवाल। मियावाकी वन वायु और जल प्रदूषण को कम करने, मृदा अपरदन को रोकने, जैव विविधता को बढ़ाने में सहायक
टेक्निक है, इसमें अर्बन एफोरेस्टेशन किया जाता है। अर्बन एफोरेस्टेशन, ये कीवर्ड भी ध्यान रखिएगा। अर्बन एफोरेस्टेशन ये होता है इसमें। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब अर्बन एफोरेस्टेशन होगा तो सॉइल इरोजन कम होगा, बायोडायवर्सिटी बढ़ेगी, एयर और वाटर पोल्यूशन कम होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस शहर में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने का निर्णय लिया है? तो प्रयागराज में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, प्रयागराज। यह अस्पताल शहर का पहला ऐसा अस्पताल होगा कि जिसका संचालन जो है, मतलब जिसका वित्त पोषण शहरी विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। आगे है, हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 NFHS 6 जो कंप्लीट हो चुका है। हालांकि इसके सारे आंकड़े नहीं आए हैं। इसमें बताया गया है कि हर 4 में से एक व्यक्ति जो है उच्च ब्लड प्रेशर के खतरे में है उत्तर प्रदेश में। ये करेक्ट है। आपके परिवार में भी हो सकता है किसी न किसी को डिटेक्ट हुआ हो, और ये बात सच भी प्रतीत होती है। उत्तर प्रदेश में हर 4 में से एक व्यक्ति को बीपी की शिकायत है। आगे है, प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र में मीडिया सेंटर में उत्तर प्रदेश के पहले डबल डेकर बस रेस्टोरेंट जिसका नाम पंपकिन रखा गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये फर्स्ट डबल डेकर बस रेस्टोरेंट है इंडिया का, इसका नाम है पंपकिन। ये करेक्ट है। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? महाकुंभ मेला क्षेत्र में, प्रयागराज में। तो आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निम्नलिखित में से कहां पर एक हाथी रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया है? हाथी रेस्क्यू सेंटर, एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर, इसका उद्घाटन किया गया गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर में हाथी रेस्क्यू सेंटर। कहाँ पे किया गया है? शहीद अशफाक उल्ला खान जो जू बना हुआ है वहां पे हाथी रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की तर्ज पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्यूजीन को भी प्रमोट किया जाएगा। मतलब एक जिले में एक जो खाने की चीज है, इसको सरकार प्रमोट करेगी। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने प्रसार भारती का एफएम चैनल कुंभवाणी जो है प्रयागराज में लॉन्च किया था। तो एफएम चैनल ये है 103.5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला कुंभवाणी। ये करेक्ट है। सोनभद्र को एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि कोल रिजर्व यहाँ पे, थर्मल प्लांट्स हैं, काफ़ी सारे पावर प्लांट्स भी हैं। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसमें करेक्ट पूछा है तो इसमें ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। यहाँ पर नन की जगह ऑल कर लीजिए। उपरिक्त में से सभी, ये यहाँ पे कर लीजिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का नगर भारत का पहला रोपवे सिटी या अर्बन पब्लिक रोपवे ट्रांसपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला भारत का सिटी बनने जा रहा है? अर्बन पब्लिक रोपवे ट्रांसपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने वाला और भारत का पहला रोपवे सिटी बनने जा रहा है वाराणसी। इसमें मतलब ऐसी सुविधाएं बनाएंगे कि मेजर स्थानों तक आने जाने के लिए लोग रोपवे का यूज कर सकेंगे। निर्माणाधीन उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेसवे कितने जिलों से गुजरने वाला है? तो गंगा एक्सप्रेसवे 12 जिलों से गुजरेगा। 594 किलोमीटर मीटर का इसका स्ट्रेच होगा। मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा, यानी वेस्ट से ईस्ट को जोड़ने की योजना है। 12 जिलों से होकर गुजरेगा। ऑप्शन नंबर हमारा आंसर हो जाएगा डी इसमें। अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे के संबंध में कौन सा कथन करेक्ट है? उत्तर प्रदेश में 8700 करोड़ रुपए की लागत से अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। करेक्ट है। और ये एक्सप्रेसवे बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर यानी कुल 5 जिलों से होकर के गुजरेगा। ये एक्सप्रेसवे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सीमा के पहले बुलंदशहर के सनौता पुल से मुजफ्फरपुर स्थित पुरकाजी तक गंगा नहर के किनारे से चलेगा। मतलब गंगा कैनाल जो है उसके अलोंग साइड ये एक्सप्रेसवे चलेगा। ठीक है, पहले 3 स्टेटमेंट सही है, फिर लिखा है कि 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा, ये गलत है। ये 8 लेन का एक्सप्रेसवे होगा। इसकी लंबाई 147.8 किलोमीटर है, जबकि यहाँ पर 174 दिया है। तो 4th स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो गया। हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3 करेक्ट। 1, 2 एंड 3 आंसर हो जाएगा इसमें डी। डी यहाँ पे सही है। प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जनवरी 2025 में एआई आधारित कुंभ सहायक चैटबॉट लॉन्च कर दिया गया है। तो कुंभ सहायक चैटबॉट को पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था। और ये कितने भाषाओं में कम्युनिकेट करने में सक्षम है कुंभ सहायक? 11 भाषाओं में, 11 लैंग्वेजेस में। दिसंबर 2024 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के चंदौली और माणिकपुर के लिए कितने करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया है? 272 करोड़ रुपए से यहाँ पर कुछ ट्रीटमेंट प्लांट्स बनेंगे जिससे गंगा पोल्यूशन को रोका जा सके। 10 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री जी ने प्रयागराज में किस पूर्व स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी की प्रतिमा का अनावरण किया था? इन्होंने अनावरण किया था कमला बहुगुणा की प्रतिमा का। प्रयागराज में कमला बहुगुणा की प्रतिमा का अनावरण इन्होंने किया था।
उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य के निम्नलिखित में से राज्य के किस जनपद में स्थित धनौरी जलाशय को आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है? तो धनौरी रिजर्वायर ये कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर में। सुप्रीम कोर्ट ये एनजीटी ने अभी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अभी जेवर हवाई अड्डे के पास जो धनौरी जलाशय है इसको वेटलैंड के रूप में शेड्यूल करने की स्थिति के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था। आगे है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जो यूपी एडा इसको बोलते हैं, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनके अनुसार जो विंध्य एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो विंध्य एक्सप्रेसवे 5 जिलों से होकर गुजरेगा। बी यहाँ पे सही है। ये 320 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा करीब। ये गंगा एक्सप्रेसवे के अंतिम बिंदु प्रयागराज से शुरू होकर सोनभद्र तक जाएगा। प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र जैसे जिलों को ये जोड़ेगा। तो विंध्य एक्सप्रेसवे 5 जिलों से होकर गुजरेगा। आगे है उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल लखनऊ में बनकर के तैयार हो गया, ये करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में राज्य का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा, ये करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारतीय संविधान की अद्भुत ऑडियो विजुअल पर आधारित संविधान गैलरी का निर्माण किया गया है। इसका उद्घाटन 16 जनवरी 2025 को राज्य के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने किया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन गैलरी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? प्रयागराज में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क जो है ये कहाँ पे डेवलप किया जाने वाला है? मुरादाबाद में। मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश का पहला संविधान पार्क बनाया जाएगा। 22 जनवरी 2025 को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इलाहाबाद संग्रहालय में लघु चित्रों पर आधारित भागवत प्रदर्शनी का शुभारंभ किया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला है, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनने जा रहे हैं, ये करेक्ट है। नासा के मिशन में इनको शामिल किया गया है। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर तक ये ट्रैवल करेंगे। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, 1 and 2 बोथ करेक्ट। ये उत्तर प्रदेश लखनऊ में जन्मे थे। एनडीए पुणे के पूर्व छात्र हैं ये शुक्ला, जी शुभांशु शुक्ला। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी। 2006 में इंडियन एयर फोर्सेस के लड़ाकू विंग में इनको कमीशन किया गया था। 27 जनवरी 2025 को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी दीप्ति शर्मा को मुरादाबाद में पुलिस उपाधीक्षक का पद दिया गया है सरकार के द्वारा। ये किस जिले की निवासी हैं? तो ये निवासी हैं सहारनपुर की। दीप्ति शर्मा बिलोंग करती हैं सहारनपुर को, सहारनपुर, डी। आगे है 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक, 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में आयोजित किए जा रहे 38वें नेशनल गेम्स में उत्तर प्रदेश से कितने खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं? तो उत्तर प्रदेश से 340 एथलीट्स या खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। 340 खिलाड़ियों में 195 मेल खिलाड़ी हैं, 145 फीमेल प्लेयर्स हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। आगे है कृषि भारत मेले के संदर्भ में गलत कथनों का चयन कर रहे हैं। तो कृषि भारत 2024 मेले का आयोजन लखनऊ में किया गया था 15 से 18 नवंबर 2024 में, ये करेक्ट है। इसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ जी ने किया था, ये भी करेक्ट है। फिर है भारतीय उद्योग परिसंघ ने इस मेले का आयोजन किया था, जो कि पहले मनाया जाता था कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एग्रोटेक इंडिया फेयर के नाम से इसको मनाते थे। ये इसका 16वां संस्करण था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की पहल पर इसको कृषि भारत नाम से रीब्रांड किया गया था। मतलब ये एक तरीके से ये एग्री एंड फूड टेक्नोलॉजी फेयर जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी भारतीय उद्योग परिसंघ का होता था, ये लोग इस नाम से बनाते थे, लेकिन अब इसे कृषि भारत नाम से रीब्रांड किया गया है। ये करेक्ट है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी। कोई भी कथन यहाँ पे गलत नहीं है, आंसर हो जाएगा इसमें डी। आगे है लीड्स रिपोर्ट में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की तरफ से जो आई थी, उत्तर प्रदेश को अचीवर स्टेट का दर्जा दिया गया है स्थलबद्ध राज्यों की श्रेणी में। तीसरे साल लॉजिस्टिक्स और बुनियादी संरचना के विकास में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर उत्तर प्रदेश ने यह रिकॉर्ड हासिल किया, ये करेक्ट है। अवार्ड ये उत्तर प्रदेश जो है ये अचीवर राज्य की कैटेगरी में है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु से आगे है लॉजिस्टिक्स सेक्टर में, ये भी करेक्ट है। आंसर हो जाएगा इसमें डी। उपरोक्त सभी कथन यहाँ पे सही हैं। निम्नलिखित में से भारत का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। तो ये देश का पहला भाषा आधारित संग्रहालय भी होगा। उत्तर प्रदेश सरकार इसको डेवलप कर रही है, भारत सरकार की परियोजना नहीं है ये। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने राज्य में के सभी नगरों में दोपहिया वाहन से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु दर को कम करने के लिए नो हेलमेट नो फ्यूल पॉलिसी को लागू करने का सुझाव प्रस्तुत किया है।
कि जो भी हेलमेट नहीं लगाएगा उसका पेट्रोल ना डाला जाए पेट्रोल पंप में, करेक्ट। और घाटे में चल रही 2 विद्युत कंपनियों का निजीकरण करने या सार्वजनिक निजी भागीदारी बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं, ये करेक्ट है। आंसर हो जाएगा इसमें सी। 1 और 2 दोनों ही यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा योजना के तहत 100 दिन बस के रोजगार देने में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो उत्तर प्रदेश मनरेगा के इम्प्लीमेंटेशन में पहले स्थान पर है, क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन ही है और वर्कर पॉपुलेशन भी है, इसलिए आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए।